हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुपिंदर फ्रॉम इको विजनियर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। अब जब इनकम स्टेटमेंट की बात होती है तो थोड़ा सा मैं जो है अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्लास 11th की तरफ जो है लेके जाता हूँ, क्योंकि क्लास 11th के अंदर हमने एक अकाउंट बनाया था फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर, और वो अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम अपने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस थे प्लस जो रेवेन्यू होता था उसको हम जो है एक टी शेप अकाउंट के अंदर दिखाते थे। कुछ इस तरीके से हम जो है टी शेप बनाते थे, अपना लेफ़्ट साइड जो है डेबिट लिखते थे, राइट साइड क्रेडिट लिखते थे, और हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेफ़्ट साइड पे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और राइट साइड पे जो हमारी क्रेडिट साइड थी वहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम्स, इनको जो है हम लिखते थे। और अल्टीमेटली दोनों साइड का जो है टोटल करके हम अपना लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर लाते थे तो वो हमारी जो है नेट प्रॉफिट हुआ करती थी, और अगर हमारी क्रेडिट साइड पर आती थी बैलेंसिंग फिगर तो हम उसको नेट लॉस बोलते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने टी शेप में लास्ट ईयर करी थी, वो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की करी थी। यहाँ पर जो बात हो रही है वो कंपनीज़ की बात हो रही है, लेकिन ट्रीटमेंट वही रहेगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो हमने 11th क्लास में 5 अकाउंट्स पढ़े थे, जो उनके रूल्स पढ़े थे, सारा कुछ अकाउंटेंसी उसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो यहाँ पर भी वही बात अगर आप देखो तो हो रही है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी। एंड दी ओनली थिंग इज़ कि ट्रीटमेंट जो है वही रहेगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है चेंज हो जाता है। अब हम जब कंपनीज़ की बात करेंगे तो हम टी शेप के अंदर नहीं बनाएंगे, हम उसी अकाउंट को जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मेट है जो हमारा शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट ही चेंज हो रहा है, रूल सारे के सारे वही चल रहे हैं। आपका ऊपर इनकम स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी है, सपोज़ एक्स लिमिटेड कंपनी है तो एक्स लिमिटेड का ये आपने इनकम स्टेटमेंट ऑफ लिखा। उसके बाद जो भी फॉर द ईयर एंडेड है, सपोज़ आपका 31 मार्च 2023 है तो 2023 यहाँ पर आ गया। अब जो सबसे पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम आपका नोट नंबर का, जैसे हमने बैलेंस शीट में भी दिखाया था कि जो भी ब्रेकअप होता है कंपोनेंट्स का उसको हम नोट टू अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, तो वो रेफरेंस के लिए नोट्स टू अकाउंट का नंबर जो है हम यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद जो भी हमारा करेंट ईयर की फिगर्स हैं और जो भी हमारी प्रीवियस ईयर की फिगर्स है, तो हम बेसिकली जो है अगर देखेंगे तो ब्रॉडली इस इनकम स्टेटमेंट को दो भाग के अंदर बांटते हैं मोटा मोटा। एक है हमारा रेवेन्यू और दूसरा है हमारा एक्सपेंसेस। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जब मैं टी शेप अकाउंट बनाता था तो मैं उसमें भी यही करता था, मैं डेबिट साइड के ऊपर अपने एक्सपेंसेस ले लेता था और क्रेडिट साइड के ऊपर जो है मैं अपने रेवेन्यू लेता था। तो चीज़ बिल्कुल वही हो रही है, दी ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है। और जब प्रेजेंटेशन चेंज है तो मैंने यहाँ पर जो है टोटल 6 हेड्स जो हैं दिखाने हैं। अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 हेड्स जो हैं आएंगे, जिसके अंदर पहला हेड जो है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली जो हैं वो आपकी सेल्स हैं जो आपने लास्ट ईयर भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करी थी, तो सिर्फ नाम जो है चेंज हो रहा है। आप देखोगे तो नेचर वही है बिजनेस की। दी ओनली थिंग इज़ अब कंपनीज़ की अकाउंटिंग हो रही है तो हमें एज़ पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये 6 आइटम्स, और अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस के अंदर उसने जो है 7 अलग से आइटम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये क्या आइटम्स हैं, ये कंपोनेंट्स क्या हैं, एक एक करके इन कंपोनेंट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले कंपोनेंट की बात हुई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जैसे मैंने कहा वो बेसिकली आपकी सेल है। और सेल्स में से जो है आप लास्ट ईयर भी अगर देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पर वो बता रहा है कि कॉमनली इट इज़ नोन एज सेल्स एंड इट इज़ द बेस ऑफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, आपकी सेल्स में से जब आपकी कॉस्ट निकल जाती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, ये आपका सेल्स है, तो आपकी सेल्स में से जब आपने अपनी कॉस्ट निकाल ली तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑलराइट, तो ये पहला आपका कंपोनेंट हुआ।
अब जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है अदर इनकम्स। हर बिज़नेस की आपके ऑपरेशनल बिजनेस में से इनकम के अलावा कुछ और इनकम्स भी होती हैं जिनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी बोला जाता है, तो वो हम यहाँ पर जो है अदर इनकम्स हेड के अंदर जो है दिखाएंगे। तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है उसके अंदर आप अदर इनकम्स जो दिखाएंगे वो कुछ आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, जैसे आपके नॉन करेंट असेट्स, पुराने एसेट्स होते हैं, आपने अगर वो बेच दिए, जैसे मैंने एक बिल्डिंग ली थी आज से 10 साल पहले और आज वो मैंने 10 लाख प्रॉफिट पे बेची, तो वो मेरी अदर इनकम हो गई है, क्योंकि मेरा काम जो है वो बिल्डिंग बेचने का नहीं है, तो वो जो है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई है। उसी तरीके से जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हम जो है अपने एसेट्स का लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करेंगे साल के एंड में, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इसके अंदर अदर इनकम में दिखाएंगे। जो भी हमने लोन दे रखे हैं अपने क्लाइंट्स को उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स बोलते हैं, अगेन वो हमारा अदर इनकम्स के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हैं ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो अदर इनकम्स के अंदर आएंगे। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ये जितने एग्जांपल्स हैं इनको थरोली देखिए जो आपकी बुक के अंदर है, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आता है। चलें जी, अब जो तीसरा यहाँ पर कंपोनेंट है वो बेसिकली टोटल है 1+2 का, तो इन दोनों का टोटल जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो तीसरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। चौथा जो है वो आपका एक्सपेंसेस आता है। अगर आप देखो तो आपकी ये वाली जो साइड थी वो आपने अभी कंप्लीट कर ली, अब आप इस साइड की तरफ चल रहे हैं। तो एक्सपेंसेस के अंदर टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर पहला जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। और अगर आप याद करो तो क्लास 11th के अंदर मैंने एक फार्मूला जो है पढ़ाया था आप लोगों को, और वो फार्मूला था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम हमने वहाँ पर दिया था। तो वही चीज़ है बेटा, ये आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोल देंगे, प्लस जो भी आपने परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर करी और उसमें से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब जो दूसरा कंपोनेंट आता है एक्सपेंसेस के अंदर वो आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली क्या है? स्टॉक इन ट्रेड आपकी परचेजेस हैं, परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ द कंपनी, ये जो है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। आप अपने बिजनेस के लिए जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं, जो भी गुड्स खरीद रहे हैं फिनिश्ड गुड्स, उसको हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का नाम देते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस नाम थोड़े से टेक्निकल हैं, ज़्यादा कुछ आपको मुश्किल होगी नहीं अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो। और कोशिश करो हमेशा कि रिलेट करो जो आपने लास्ट ईयर 11th के अंदर पढ़ा था, जब हम फाइनेंशियल अकाउंट फाइनल अकाउंट वाला जब हम चैप्टर कर रहे थे। तो ठीक है जी। तो अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज का चेंज क्या है? साल के शुरू में ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द ईयर आपकी इन्वेंट्रीज का स्टॉक चेंज होता रहता है। इन्वेंट्रीज आपकी 3 पैटर्न्स के अंदर मिलेंगी, 3 टाइप की मिलेंगी। एक जो आपकी बिल्कुल तैयार हैं जिसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, एक जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम, अभी चल रहा है, और एक जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है जो आपने थ्रू आउट द ईयर जो है फिनिश्ड गुड्स खरीदे हैं। तो इनका जो बेसिकली क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है उसको हम जो है चेंज इन इन्वेंट्रीज बोलते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ इंकर्ड बाय द कंपनी इन द पास्ट, बट येस द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द पास्ट वर सोल्ड इन द करेंट ईयर। तो वही जो करेंट और प्रीवियस ईयर की जो मैं बात कर रहा था। तो इन्वेंट्री चेंज अगर आपका पॉजिटिव है, इफ़ इन्वेंट्री चेंज इज़ पॉजिटिव, inventory change is positive if the closing inventory is more than the opening inventory, अदरवाइज़ वो नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ जो है आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है डिफरेंस आता है। ठीक है जी। देन जो है नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट आता है वो आता है फोर्थ, विच इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनीज़ के अंदर, और नेचुरली हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बेनिफिट्स देती है, जिसमें से सबसे रेगुलर बेनिफिट तो सैलरी होता है। आप प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है इन्वेस्ट करते हो, कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ आपका एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है, सो दैट
ओवर द ईयर जब तक वो रिटायर हो तो उस प्रोविडेंट फंड वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट के साथ एक लमसम अमाउंट आ जाए, सो दैट उसका रिटायरमेंट जो है, उसका जो पोस्ट रिटायर्ड लाइफ है वो अच्छे से जो है चल सके। और इसके साथ साथ और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेलफेयर एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी करती है, उसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हेड के अंदर जो है दिखाएंगे। देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपकी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे की ज़रूरत है कंपनी को, तो नेचुरली हम जो है बोरो करेंगे पैसा, कभी बैंक से करेंगे, कभी क्रेडिटर से, कभी एनबीएफसीज। तो ये जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं, जो हम बोरो करते हैं फंड्स, उसमें जो हमें ब्याज देना पड़ता है, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है हर बिज़नेस के अंदर, जितना बड़ा बिज़नेस आप देखते हो वो उतना ज़्यादा जो है मार्केट से पैसा उठाता है। तो ये वो फाइनेंस कॉस्ट है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो ये जो है आपके फाइनेंस कॉस्ट के बाद नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो आपका सिक्स्थ नंबर का जो कंपोनेंट आता है। और ये भी हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है। जब भी कोई टैंजिबल एसेट, जैसे आपकी कार गाड़ी हो गई, उसकी वैल्यू अगर गिर जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो दिस इज़ अ लॉस। अगर आपको याद हो, आपने डेप्रिसिएशन पे पूरा चैप्टर किया था, उसका अकाउंटिंग किया था। और यही जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे गुडविल अगर आपकी ख़राब हो गई है मार्केट में, तो वो एमोर्टाइजेशन हो जाएगी। तो यही डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। आपने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि जब भी डिक्रीज़ होगा इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट, तब हम उसको डेप्रिसिएशन का नाम दे देंगे। अब वो वियर एंड टियर की वजह से हो सकता है कि गाड़ी पुरानी हो गई, काफ़ी चल चुकी है, या आज वो मॉडल ऑब्सोलीट हो गया है, या उसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो उसमें डैमेजेस हो गए हैं। फ्लक्स ऑफ टाइम भी हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो लास्ट ईयर। ये 4 रीजंस पढ़े थे। एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वही चीज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, लेकिन यहाँ पे जो एसेट है वो फिक्स्ड इंटैंजिबल एसेट है, जैसे मैंने गुडविल की बात करी। तो ये जो है आपका सिक्स्थ कंपोनेंट है। लास्ट इसके अलावा भी अगर कुछ एक्सपेंसेस आपके रह जाते हैं तो हम उसको सेवेंथ वाला जो लास्ट हेड है मेरा एक्सपेंसेस का, उसके अंदर डाल देंगे, उसको हम अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं। और उसके बाद हम इन सब का जो है टोटल कर लेंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर टोटल करते थे लास्ट ईयर एक्सपेंसेस का और राइट साइड पे रेवेन्यू का, बिल्कुल उसी तरीके से पहले देखिए मैंने टोटल रेवेन्यू कर दिया, जो मैं यहाँ पर भी किया करता था। उसके बाद मैंने यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस कर दिए, जो मैं यहाँ पर भी किया करता था लास्ट ईयर। तो बिल्कुल वही चीज़ जो है यहाँ पर चल रही है, राइट। अब आपने लास्ट ईयर भी यही किया कि आपने जो है अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दिए और आपने अपने रेवेन्यू यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करते थे आप, इन दोनों का यहाँ पे टोटल कर देते थे, और उसके बाद अगर मेरा क्रेडिट साइड बड़ा होता था मेरे डेबिट से, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट निकाल दिया करता था। और अगर मेरा डेबिट साइड जो है बड़ा हुआ करता था, तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ पर नेट लॉस निकाल दिया करता था। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने रेवेन्यू में से, विच इज़ माय कंपोनेंट नंबर 3, तो यहाँ पर ये देखो 3 - 4 कर रहा हूँ, मैं अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस निकाल रहा हूँ। तो ये जो मेरा टोटल रेवेन्यू था, इसमें से मैं अपने टोटल एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर निकाल रहा हूँ, और वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। नाउ दिस इज़ माय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको पता है इंडिया के अंदर आप टैक्स पे करते हैं इनकम के ऊपर, तो वो जो है टैक्स आप उसके बाद यहाँ पर उसमें से लेस करोगे, और वो लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचेगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है सारे का सारा जो फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का, जो आपको एज इट इज़ एब्जॉर्ब करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे को शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर बताया गया है, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज़। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हमें ये बाय हार्ट याद होना चाहिए, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। प्लस जैसे मैंने कहा, आपको थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे अभी हमने बात करी कि अगर आपको गेन ऑन एक्सचेंज रेट दिया है तो ये किस हेड के अंदर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अदर इनकम्स के अंदर आएगा। ऑलराइट, तो आई होप क्लियर हुआ ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, और आपको जो है समझ में आया जो भी मैंने आज इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक्स करिएगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको अपडेट मिल सके। बेल आइकन को एक बार दबा देंगे तो आपको अलर्ट मिलता रहेगा जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू सून।